नमस्कार साथियों। जस्टिस पार्टी जो है वो बहुत न्यूज़ में है। क्या है जस्टिस पार्टी, कहाँ की है जस्टिस पार्टी, इसको समझना है। और मैंने इस आपके काम को बहुत आसान करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। जस्टिस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में आप क्या कर लो कि आप ले लो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर लेते हैं तो दलितों के लिए पार्टी कौन सी है? जो बहन जी की पार्टी है, एक समाजवादी पार्टी है और बसपा है। तो बसपा जो है, बहुजन समाज जो पार्टी है, वो ऐसा माना जाता है कि दलितों की पार्टी है, इस तरीके से। तो साउथ में अगर हम बात करें, स्पेशली तमिलनाडु वाला जो एरिया है, वहाँ ये जस्टिस पार्टी का रूल आया। और जस्टिस पार्टी ना कुछ इसी तरीके का काम कर रही थी। जस्टिस पार्टी एक नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आई थी। सबसे पहले एक चीज़ कि जस्टिस पार्टी का सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जस्टिस पार्टी का क्या कारण था कि जस्टिस पार्टी जो है वो रूल में आई। जस्टिस पार्टी ने इतना अच्छा गेन किया, अच्छा इलेक्शन में प्रदर्शन किया और फिर वो सरकार बनाती है और 13 साल की सरकार चलती है। ऐसे क्या कारण रहे साथियों? जस्टिस पार्टी का जो है वो सरकार में आने का कारण ही यही था कि एक तो ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस थी, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा था कि ब्राह्मणों की जो है वो बहुत बोलबाला था। और ब्राह्मणों की जो मतलब कि अगर हम ये बात कर ले कि अगर हम त्रिभुज ये ले लें तो किसी भी स्टेट में जो त्रिभुज होता है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है। और ये भी एग्जीक्यूटिव में दो एग्जीक्यूटिव, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक जो है वो टेम्प्ररी एग्जीक्यूटिव। और टेम्प्ररी एग्जीक्यूटिव में वो पर्सन जो जैसे कि एमएलए, एमपी, ये सारी जो बात करते हैं वो है सरकारें। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आईएएस, आईपीएस। तो आईएएस, आईपीएस के जो पोस्ट भी थे, यानी कि सिविल सर्विसेज के जो पोस्ट थे, वो भी अपर कास्ट के लोगों के पास था। दूसरी बात कि जो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो लोग थे वो भी अपर कास्ट के थे। तो एक कारण ये, दो कारण ये। तीसरी कारण जो सबसे जो एक डेमोक्रेसी की जो अगली पिलर होती है, मीडिया भी किसके पास था? वो अपर कास्ट के पास था। इन सारे चीज़ों को देखते हुए एक जस्टिस पार्टी की जो है जन्म होती है, ऐसा तमिलनाडु बोर्ड की किताब आपको कहती है। अब इसी मीडिया संस्थान यानी ये चाहती थी कि ये जो लोग थे जिन्होंने जस्टिस पार्टी को खड़ा किया, वो लोग चाहते थे कि हमारी बातों को भी सुना जाए। और ये जो जस्टिस वर्ड है ना, इसी मीडिया संस्थान जो है वो उन्होंने बनाया कि जस्टिस पार्टी में जस्टिस जो शब्द है, ये जस्टिस नाम करके एक न्यूज़पेपर अंग्रेजी में चलता था, उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा है जस्टिस पार्टी। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई जस्टिस पार्टी की वो हम समझते हैं साथियों। रॉबर्ट कार्डवेल नाम करके एक व्यक्ति रहे, इतिहासकार, जिन्होंने ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा एक आप कहिए कि कल्चरल डिवाइड भारत में डाल के गया है वो व्यक्ति। मेरा ये मानना है कि उन्होंने द्रविडियन नाम करके एक कॉन्सेप्ट जो है वो दी, ठीक है। और ये द्रविडियन नाम करके कॉन्सेप्ट से एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम था कि एक कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द्रविडियन और साउथ इंडियन फैमिली। इस नाम से उन्होंने बुक लिखी। तो रॉबर्ट कार्डवेल ने ये बताया कि भाई कि आपको द्रविडियन होने पे जो है वो गर्व होना चाहिए और एक कल्चर जो है वो नॉर्थ से अलग है। और इसी चीज़ को, यानी ये जो द्रविडियन का कॉन्सेप्ट दिया, इसी चीज़ को पॉलिटिकली भुनाया बहुत सारे लोगों ने, जिसमें मुदलियार जो नाम करके एक व्यक्ति रहे वो ज़्यादा फेमस होते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जस्टिस पार्टी की जो प्रिकर्सर थी, जस्टिस पार्टी की जो पहले की संस्थान थी, जस्टिस पार्टी को जो जन्मदाता थे, वो था मद्रास यूनाइटेड लीग, जिसको मूल कहते हैं। मद्रास यूनाइटेड लीग ने जस्टिस पार्टी को जन्म दिया। मद्रास यूनाइटेड लीग का जो नाम है वो बदल के मद्रास द्रविडियन एसोसिएशन रखा गया। ये 1912 में रखा गया। और इसके पीछे जो व्यक्ति थे मुदलियार, उन्होंने मद्रास द्रविडियन एसोसिएशन बनाया। और यही मद्रास द्रविडियन एसोसिएशन के जो व्यक्ति सब थे, इन सब ने मिलकर एक नई संस्था जो है वो बनाते हैं, जिसमें एक चट्टी नाम करके एक व्यक्ति होते हैं, मुदलियार होते हैं। ये सारे इन सारों ने मिल के बनाया साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है, जिसको सिल्फ कहते हैं। इन्होंने सिल्फ बनाया था, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। और ये आपसे पूछा जाएगा कि सिल्फ कब बना था? 1916 में सिल्फ बना था, साउथ इंडियन
लिबरेशन फेडरेशन, और इसका एक मुख्य काम था कि जो जो दलित हैं, जो नॉन ब्राह्मण लोग हैं, उनके मुद्दों को उठाना, उनके मुद्दों पर जो है वो लड़ाई करना, ये था। और साथियों, यही साउथ इंडियन लेजिस्लेटिव जो फेडरेशन था, ये जो है वो न्यूज़पेपर निकालती थी। बड़े ध्यान से समझना है, एक न्यूज़पेपर का नाम था जस्टिस, जो अंग्रेज़ी में न्यूज़पेपर थी, और एक न्यूज़पेपर का नाम था द्रविडियन, जो तमिल में थी। बड़े ध्यान से समझना है, द्रविडियन तमिल में थी, और एक जो न्यूज़पेपर जस्टिस था वो अंग्रेजी में था, और इनसे अपनी बातों को वो दोहराते थे। इसी जस्टिस न्यूज़पेपर के नाम पे इसका नाम पड़ा जस्टिस पार्टी। साथियों, आप देखिए कि इतना अच्छा इन्होंने जो है वो, आपको पता है कि बाद में ये जस्टिस पार्टी जो है वो 1920 में चुनाव लड़ती है। 1920 में, क्योंकि 1919 में मॉन्टेग्यू चिलमफोर्ड रिफॉर्म्स आता है, और मॉन्टेग्यू चिलमफोर्ड्स रिफॉर्म के बाद ये जब चुनाव लड़ती है साथियों, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन चुनाव में करती है। मतलब ये एग्ज़ाम पहले ही अटेम्प्ट में जो है यूपीएससी पास कर लिया इन्होंने। कैसे? क्योंकि 63 में, मतलब कि 98 में 63 मार्क, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया ये। मतलब कि 98 सीट में 63 सीट जो है इन्होंने पाया, और इन्होंने अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी। 13 महीनों की सरकार चली, और इन सरकारों में सबसे मुख्य मुद्दा यही रहा कि एक तो ब्राह्मणों के लिए की डोमिनेंस को इन्होंने कम करा, और साथ ही साथ जो लोग हैं उन सब को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करा। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या ज़्यादा काम करा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की तैयारी करेंगे तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको पढ़ना चाहिए, इन्होंने देवदासी सिस्टम को ख़त्म किया। जो देवदासी सिस्टम जो बहुत ही ज़्यादा शोषण का एक बड़ा कारण बनती है। आप देखिए कि इसलिए मैंने ये न्यूज़ को भी लगाया कि एनएचआरसी जो है बार बार बहुत सारे स्टेट को जो है वो कहती भी थी कि भाई आप देवदासी सिस्टम पे जो है अपना रिपोर्ट दीजिए। देवदासी सिस्टम में होता क्या है कि एक कोई जो महिला होती है उसको उस महिला को उस मंदिर के मेन पृष्ठ जो डेटी होता है, उस देवता होता है, उससे शादी कराया जाता है, और उसके बाद जो है उस महिला का शोषण वहाँ एक तरीके से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, भगवान से शादी हो तो जाता है, लेकिन ये जो पुजारी होता है उसका जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो सब उस महिला का शोषण करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने 1982 और 1998 में ही देवदासी सिस्टम को इलीगल जो है वो कर दिया था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लगाया। अब साथियों, एक चीज़ और, जस्टिस पार्टी आपने समझ लिया। जस्टिस पार्टी के अलावा एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि साउथ की अगर हम फिगर बनाएं तो हमने इस पार्ट के ईस्ट वाले पार्ट का तो देख लिया कि ईस्ट वाले पार्ट में जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है उसको हटाने के लिए जस्टिस पार्टी आई। तो इधर वाले पार्ट में क्या हो रहा था? इधर वाले पार्ट में, केरला वाले पार्ट में क्या हो रहा था? केरल वाले पार्ट में हुआ कि यहाँ तंजौर हुआ करता था, और तंजौर एक तरीके का प्रिंसली स्टेट था। साथियों, उस समय जो है 3 तरीके से भारत बटा हुआ था। एक भारत जो है जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, एक भारत जो है जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स जो है उनके कुछ ही मुद्दों को देखते थे, लेकिन उसमें सॉवरेनिटी होती थी। उसी में तंजौर एक तरीके का प्रिंसली स्टेट था जो अभी केरल में है। और तंजौर में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि मंदिरों में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको जाने पे रोक थी। ठीक है, तो एक पर्सन होते हैं टीएन माधवन, और टीएन माधवन ने एक जो है अपनी एक न्यूज़पेपर चलाई थी, और उस न्यूज़पेपर का नाम था देशाभिमानी। देशाभिमानी ये 1915 का समय है जब गांधी जी जो है भारत आ रहे हैं, और ये इस समय आप देख रहे हैं कि गांधी जी के भारत की एंट्री हो रही है भारत में इसकी। ठीक है, अभी एंट्री हुए 6-7-8 महीना हुआ नहीं है उनका, और यहाँ ये टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट होता है। और 1917 में ये जो टीएन माधवन है, इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा। ठीक है, देशाभिमानी 1915 में बना है, गांधी जी के आते समय देशाभिमानी। ठीक है, और इसी देशाभिमानी में इन्होंने, टीएन माधवन ने अपने ही न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल लिखा कि देखिए कैसे दलितों को जो है वो घुसने नहीं दिया जा रहा है, लोअर कास्ट लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है मंदिर में। ठीक है,
और ये जो वाईकॉम है, ये वाईकॉम मंदिर हुआ करता था, वाईकॉम महादेव का मंदिर, और इसमें घुसने नहीं दिया जाता था। तो ये जो 3 कास्ट थे उस समय के, बेसिकली इन्होंने लीड किया। और ये जो 3 कास्ट थे, एक नायर था, एक इजावा था और एक पुलाया था। तो ठीक है, तो ये इजावा कास्ट के जो लीडर थे वो टी.एन. माधवन हुआ करते थे, और इन्होंने इसको लीड किया आगे से। और वहीं जो है आप देखेंगे कि एक और कास्ट थी जिसको लीड करता था, जैसे नायर कास्ट है उसको लीड कर रहा है केशवा मेनन। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा इसका जो है वो पूरे देश में प्रचार हुआ, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ टी.एन. माधवन के साथ साथ जो है वो महात्मा गांधी भी जो है इनके सपोर्ट में पहुँचते हैं। सी राजा गोपालाचारी जो भारत में पहले भारत रत्न जो है इस समय इन्हीं को मिला है। सी राजा गोपालाचारी, सी.वी. रमन, इन सबको जो है भारत रत्न मिलता है। अभी 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, आपको पता ही है कि जैसे जिसमें इस वर्ष 2024 के समय 5 लोगों को भारतवर्ष मिला है, भारत रत्न मिला है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत रत्न अधिक से अधिक 3 लोगों को ही एक ही वर्ष में दिया जा सकता है। ठीक है, 1999 में ये पैटर्न टूटा, और इस वर्ष 2024 में ये पैटर्न टूटा, यानी 2 बार कॉन्स्टेंटली एक टूटा है। इस बार 5 लोगों को दिया गया है। एक है लाल कृष्ण आडवाणी, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, इसके बाद चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। इन 5 लोगों को जो है वो भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, और कुल भारत रत्न जो है अब वो हमारे देश में हो गए हैं 53। ठीक है, तो सी राजा गोपालाचारी जो है वो पहले भारत रत्न है। E.V. रामास्वामी पेरियार भी वहाँ पहुँचते हैं। के केलप्पन वहाँ पहुँचते हैं। के केलप्पन को जो है वो केरला गांधी कहते हैं, और कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, केरला गांधी किसको कहा जाता है, के केलप्पन। तो के केलप्पन का भी पूरा सपोर्ट था इन लोगों को, और ये पहुँचते हैं वहाँ, और एक तरीके से एक सफल जो है वो आंदोलन के रूप में जो है वो देखा जाता है। और आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 603 दिन ये चला, लगभग समझिए कि 2 साल के आसपास ये पूरा आंदोलन चलता है अब जो है लोअर कास्ट हिंदू के द्वारा। और अब क्या हुआ, 1936 में ये हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट के महाराजा थे, महाराजा ऑफ तंजौर, उन्होंने टेम्पल एंट्री की जो है वो सारे लोगों को जो है वो ग्रांट कर दी, और एक तरीके से ये एक जीत की तरह जो है देखा जाता है। और इसी टेम्पल एंट्री वाईकॉम को 100 साल हुए। क्लियर है। इसी तरीके के और आंदोलन है, जैसे के केलप्पन की हमने बात करी, तो के केलप्पन ने गुरुवायूर सत्याग्रह किया था 1931 में। ठीक है, उसके बाद कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो 1930 में हुआ। मतलब कि के केलप्पन या B.R. अम्बेडकर ने ये जो आंदोलन किया, इसके मुख्य प्रणेता तो यही थे। इन्होंने ही ये रास्ता दिखाया B.R. अम्बेडकर को या के केलप्पन को कि भाई आप ऐसा जो है वो आंदोलन का एक रूप ले सकते हैं। तो दिस इज़ इट, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट दैट यू शुड नो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और हमेशा न्यूज़ में होते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर भी किया है और बहुत अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।